हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जो हमारे बिजनेस रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन पूरा कवर कर लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमें गिवन है कि आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में जो डेटा कलेक्शन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी स्टैटिस्टिकल रिसर्च में। हम जानते हैं ना, हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें डेटा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी स्टैटिस्टिकल रिसर्च का। और कलेक्शन ऑफ डेटा को हम एक तरीके से फाउंडेशन मानते हैं जिसपे हमारी पूरी स्टैटिस्टिकल रिसर्च बेस्ड होती है ना। हमारे डेटा पे ही हमारी रिसर्च बेस्ड होती है। तो इसीलिए जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हमें प्रॉपर केयर रखनी है, ध्यान रखना है डेटा कलेक्ट करते टाइम, ताकि हमारा डेटा जो है रिलायबल हो, प्योर हो, एफिशिएंट हो और एलिजिबल हो। एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि व्हाट इज़ मीन बाय इंफॉर्मेशन सोर्सेज, और इसके लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज बताने हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या हैं, क्या लेवल्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के लेवल्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे पहले बात करेंगे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आर सच प्रोसेस डेटा विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है जो हमें वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन से मिलता है। अब वो वेरियस सोर्सेज हैं क्या? बुक्स हो गई, लाइब्रेरी हो गई, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट्स हो गई, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सारे सोर्सेज हैं। यहाँ से जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो वो आपकी क्या है, इन्फॉर्मेशन है। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक जरिया है जिसके द्वारा आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो और इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो डेटा को आप यूजेबल बना देते हो। मतलब यूज़ किसके द्वारा किया जाता है, इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या हैं, एक जरिया है, एक मीन्स है जिसके द्वारा एक ये बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इंफॉर्मेशन, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाए। तो अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आपके कौन कौन इंक्लूड होंगे? इंडिविजुअल्स होंगे, आपको इंडिविजुअल लोगों से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसी भी टॉपिक के बारे में। आप खुद से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप स्टडी कर सकते हैं, पिक्चर्स एंड स्पीचेस से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश्ड भी हो सकती है और अनपब्लिश्ड भी हो सकती है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। लेवल्स की बात करें तो अभी हमने स्टडी करा, लेवल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सोर्सेज आएंगे इन्फॉर्मेशन के। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज की सबसे पहले बात करेंगे। तो प्राइमरी सोर्सेज आर दी एक्चुअल सोर्स। ये क्या है? प्राइमरी सोर्स एक्चुअल सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्टडी ऑफ अदर रिसर्चर इज मेड। मतलब प्राइमरी सोर्स, पहला सोर्स, इसी सोर्स के बेस पे और ज़्यादा रिसर्चेज होती हैं। ये एक क्या है, एक्चुअल सोर्स है। मतलब ठीक है, इसको एक्चुअल सोर्स बोला गया है। न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बाय मीन्स द प्राइमरी ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स के जरिए नई नई जानकारियाँ जो है वो एक्सचेंज होती हैं। दीज सोर्सेज प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज वेल एज डायरेक्ट आर्टिकल्स। ये जो सोर्सेज है ना, ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं एज वेल एज आर्टिकल्स जो भी एसोसिएटेड होते हैं किसी भी इवेंट से रिलेटेड, उसको भी डायरेक्ट करते हैं। एंड दिस इंफॉर्मेशन रिमेन अवेलेबल इन द एक्चुअल फॉर्मेट। ये जो प्राइमरी सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये एक्चुअल फॉर्मेट में अवेलेबल होती है, बिकॉज दीज आर नॉट चेंज्ड और प्रोसेस्ड बाय एनी राइटर। क्यों? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को किसी भी इस इंफॉर्मेशन का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, कोई चेंज, बदलाव नहीं किए जाते किसी राइटर के द्वारा। ये एकदम एक्चुअल होता है, एकदम वास्तविक होता है। तो जनरली दीज आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिचुएशन। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी, किसी सिचुएशन से रिलेटेड होगी, इवेंट्स से, एविडेंसेस जो कलेक्ट किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा। तो डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि प्राइमरी सोर्स पे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर की जाती है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है? एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन है
ऑफ आउटकम ऑफ पब्लिश्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स का, हम जो भी डेटा पब्लिश हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में तो उसका एक तरीके से ये फॉर्मल प्रेजेंटेशन है। तो मेन सोर्स क्या है प्राइमरी सोर्स में? आर एविडेंटल अकाउंटिंग, जर्नलिज्म रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये सारे क्या हैं? प्राइमरी सोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया, फर्स्ट हैंड डेटा है ये। रिटर्न रिपोर्ट ऑफ मीटिंग, लिटरेसी मैन्यूस्क्रिप्ट, एक डायरी ऑल्सो अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इट इज़ रिटन बाय इंडिविजुअल डायरेक्टली, मतलब आप खुद से एक इंडिविजुअल जब डायरेक्टली लिखता है ना उस डेटा को, वो प्राइमरी सोर्स होता है। एन इंटरव्यू इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मीन ऑफ प्राइमरी सोर्स, इंटरव्यू को भी प्राइमरी सोर्स का ही जरिया माना गया। क्यों? बिकॉज द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सम ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स प्राइमरी सोर्सेज के हमें गिवन है। आपके पब्लिश्ड सोर्सेज में आ गए आपके डायरीज हो गई, डायरीज हम ध्यान रखेंगे, डायरीज को हम सेकेंडरी नहीं मानेंगे, डायरीज को हम प्राइमरी ही मानेंगे। लेटर्स हो गए, स्पीचेस हो गई, पेटेंट हो गए, फोटोग्राफ्स हो गई, न्यूज़ पेपर आर्टिकल, सर्वे रिसर्च, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए, आपके गवर्नमेंट एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारे प्राइमरी सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की बात करें तो इसमें आपके इंटरनेट, ईमेल, वीडियो रिकॉर्डिंग लाइक टेलीविजन प्रोग्राम, ऑडियो रिकॉर्डिंग लाइक रेडियो प्रोग्राम, टेलीफोन एंड ईमेल इंटरव्यू, कम्युनिकेशन थ्रू सोशल नेटवर्किंग, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं। अदर सोर्सेज की बात करें तो आर्टिफैक्ट लाइक ओल्ड कॉइन हो गए आपके, फर्नीचर, टूल्स, ये सारे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्राइमरी सोर्सेज हैं ये सारे। वर्क ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ये सब प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर दी सोर्सेज विच आर यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल हु हैव अ लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। अब जो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते तो वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स पे जो है रिलाय करते हैं, मतलब सेकेंडरी डेटा पर करते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट। तो एंड हु कैन नॉट पार्टिसिपेट द इवेंट एज वेल एज, मतलब जो डायरेक्ट इवेंट में पार्ट नहीं ले सकते, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज पे वो होते हैं। तो अंडर द सेकेंडरी सोर्स द फंक्शन ऑफ एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड मॉडिफाइंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सोर्सेज परफॉर्म, कि प्राइमरी सोर्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन होती है ना, प्राइमरी सोर्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करा जाता है सेकेंडरी सोर्सेज में, मतलब उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट करा जाता है, मॉडिफाई करा जाता है। तो सेकेंडरी सोर्स को इसीलिए ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जाता, बट दे मेक अ डिस्कशन ऑन ऑथेंटिकेटेड इश्यूज, लेकिन वो डिस्कशन जरूर करते हैं। सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल एंड एजेंसीज। तो सेकेंडरी डेटा कौन कलेक्ट करता है? इंडिविजुअल्स भी करते हैं, एजेंसीज भी करती हैं, ताकि दे कैन बी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक रिसर्च, ताकि उनको वो जो है एक स्पेसिफिक रिसर्च स्टडी में इस डेटा को यूज़ कर पाएँ। और अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्वे करता है, मान लो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सर्वे करता है, वो देखना चाहता है, मतलब जानना चाहता है कि फैमिलीज़ जो है वो फूड पर कितना एक्सपेंडिचर करती हैं, तो अब गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सर्वे किया जाएगा वो होगा एक तरीके से, गवर्नमेंट जो जानना चाहती है वो गवर्नमेंट का प्राइमरी डेटा हो गया है ना। लेकिन उसी डेटा को जब एक प्रोड्यूसर यूज़ करेगा तो उस प्रोड्यूसर के लिए वो सेकेंडरी डेटा है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ने खुद डायरेक्टली वो डेटा नहीं कलेक्ट किया। डेटा किसने कलेक्ट किया? गवर्नमेंट ने किया। यूज़ बाद में कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। तो प्रोड्यूसर के लिए वो डेटा क्या हो गया? सेकेंडरी। गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? प्राइमरी। तो अब प्रोड्यूसर जो है वो उस डेटा को यूज़ कर सकता है, किस लिए? डिमांड जानने में, कि भाई मार्केट में डिमांड कितनी होगी। भाई अब लोग, फैमिलीज जो है इतना खर्चा कर रही हैं फूड पे, तो इट मीन्स की डिमांड भी है प्रोडक्ट्स की। तो रिसेंटली पब्लिश डेटा को कंसीडर किया जाता है एज अ बेस्ट सोर्स, कि अगर प्रोड्यूसर जो है वो रिसेंट अभी जो है अगर ये डेटा पब्लिश हुआ था तो वो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर कुछ साल पहले का है तो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो ये सब है इसमें। और सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हमें गिवन है बिब्लियोग्राफिक्स,
बिब्लियोग्राफिकल वर्क्स, अभी हम बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है ये। बिब्लियोग्राफिक्स होता है, बिब्लियोग्राफिकल वर्क्स होते हैं, क्रिटिसिज्म्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, डिक्शनरीज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, जर्नल आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक, वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर्टिकल्स, ये सारे आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं जहाँ से आपको सेकेंडरी डेटा मिलेगा। टर्शरी की बात करते हैं तो टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं? सच इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड अंडर द टर्शरी सोर्सेज विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है तो वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? टर्शरी सोर्सेज के द्वारा वो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो जनरली नो अटेंशन इज पेड टू द अप्रूव्ड मैटर बेस्ड ऑन एन अकेडमिक रिसर्च अंडर टर्शरी सोर्सेज। तो इन्होंने बोला है कि कोई भी नो अटेंशन इज पेड, कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता किसी भी अप्रूव्ड मैटर जो कि एकेडमिक रिसर्च पर बेस्ड हो हमारी टर्शरी सोर्सेज के अंदर। और नो स्पेसिफिक राइटर इज अप्रूव्ड, कोई भी स्पेसिफिक राइटर अप्रूव नहीं होता टर्शरी सोर्सेज के लिए। तो दे कैन ओनली प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो इसीलिए जो है वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी उनके टॉपिक्स हैं रिलेटेड, बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गए, आपके रेफरेंसेस हो गए। तो सम रेफरेंस मटेरियल एंड टेक्स्ट बुक में बी टर्म्ड एज टर्शरी रिसोर्सेज, मतलब आप टर्शरी रिसोर्सेज किसको कह सकते हो? रेफरेंस मटेरियल हो गया, टेक्स्ट बुक, इनको आप कह सकते हो। और तब कह सकते हो जब उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एक लिस्ट ऑफ आइडिया प्रिपेयर करना, इंफॉर्मेशन एज वेल एज टू प्रेजेंट अ समरी बुक, अगर वो प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अगर उनका ये ऑब्जेक्टिव है तो वो टर्शरी के अंतर्गत आएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द यूज ऑफ एनी ऑफ द लेवल ऑफ सोर्सेज। एंड ये तो था हमारा टर्शरी। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। अगर आपको प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं? तो प्राइमरी डेटा आर द डेटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर ओरिजिनली फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब प्राइमरी डेटा वैसा डेटा होता है इन्वेस्टिगेटर खुद से उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द पीपल बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ टू नो द सिचुएशन ऑफ लिटरेसी। मान लो एक इन्वेस्टिगेटर जानना चाहता है लिटरेसी सिचुएशन क्या है, तो वो खुद से अगर डेटा कलेक्ट करेगा इन पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या है? हमारे प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है। तो नॉर्मली दिस डेटा इज रिलेटेड टू फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ रिसर्चेज होती हैं इसमें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। प्राइमरी में डेफिनेशन हमें गिवन है, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा आर द डेटा विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सम इंडिविजुअल, मतलब जिसको पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसी इंडिविजुअल द्वारा, या फिर एंड द इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है? सिर्फ उस डेटा का यूज कर रहा है। तो दिस डेटा आर अवेलेबल बोथ इन पब्लिश एंड अनपब्लिश फॉर्म। तो ये डेटा जो है पब्लिश और अनपब्लिश दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल कि आपको एस्टिमेशन लगाना है, अनुमान लगाना है शुगर के प्राइस का ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो अब जो है बोला गया है कि अगर आपको शुगर का प्राइस एस्टिमेट करना है तो आप कैसे करोगे? कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन का डाटा कलेक्ट किया गया है उस बेसिस पे आप शुगर के प्राइस का एस्टिमेशन कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है एग्जाम्पल है सेकेंडरी डाटा का। तो डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। क्लियर है? तो अब हमें मेथड्स बताने हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। तो एक होता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? ये वो मेथड होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का जिसमें इन्वेस्टर जो है खुद से डायरेक्टली पर्सनल कॉन्टैक्ट करता है लोगों के साथ जिन लोगों से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। दैट्स इट। इफ़ यू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग द फेवरेट गेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, तो आप उन स्टूडेंट से डायरेक्टली पर्सनली मिलो, उनसे पूछो उनको कौन कौन सी गेम्स पसंद है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हो गए। इसके कुछ मेरिट्स हैं कि इसमें ओरिजिनलिटी होती है, लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, मतलब
इन्फॉर्मेशन इज इन दिस मैथड इज कॉल्ड कलेक्टेड फ्रॉम मैनी पर्सन, तो इसीलिए सीक्रेसी की कोई ज़्यादा वो कमी नहीं होती, मतलब होती है, मतलब ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखते लोग, बात बता देते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की मतलब यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है। तो इस मेथड में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वेरियस पर्सन के द्वारा की जाती है, इसीलिए इसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो। अरे एक सेकेंड। तो ये जो मेरिट्स वाला पॉइंट पढ़ रहे थे ना हम, ओरिजिनलिटी, इसके बाद जो है ना हमारा ये वाला पेज है, ठीक है, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गई, आई एम सो सॉरी। मेरिट्स की बात हो रही थी, प्राइमरी डेटा की ओरिजिनलिटी हमने पढ़ा, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे हम, ओरिजिनलिटी पढ़ा। उसके बाद सेकंड डेटा आता है रिलायबल। हाँ, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रिलायबल होता है, तो डेटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर मोर रिलायबल। आप विश्वसनीयता होती है इसमें, आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आप ये खुद से डायरेक्टली आप पूछ रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो ये डेटा, इसीलिए रिलायबल होता है। एक्यूरेसी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इस मेथड में, यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। वो वाला पेज गलत पढ़ लिया था, आई एम सो सॉरी। यूनिफॉर्मिटी होती है। और डीमेरिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव मेथड है, आपको खुद से लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा आपका, लॉट ऑफ कॉस्ट, मनी, टाइम, लेबर, सब कुछ रिक्वायर्ड है इस डेटा के लिए। बायस्ड हो सकता है, ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस इज फाउंड इन द डेटा कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड, बायसनेस भी हो सकती है। और ये लार्ज एरियाज़ के लिए अनसूटेबल है, क्योंकि डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टिगेटर किस किस से पूछेगा, है ना, स्मॉल एरियाज़ के लिए ये सूटेबल है, लार्ज के लिए नहीं। दूसरा आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड हो रही है, तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो है डज नॉट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग द रिसर्च एरिया, मतलब इन्वेस्टर खुद से वहाँ नहीं जाता, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कैसे करता है, इनडायरेक्ट लिंक से करता है। जैसे कि क्या, कि इन रिसर्च रिगार्डिंग द पीपल कंज्यूमिंग पान, कि अगर उसको रिसर्च करनी है कि लोग जो है पान जो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में, तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें अनसक्सेसफुल होगी। क्यों, क्योंकि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वेयर एज द पर्सनल सेलिंग अबाउट इट, वेयर द पर्सनल सेलिंग पान कैन प्रोवाइड अ क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो इसको पर्सनली बेच रहा है वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आप डायरेक्ट जो है पान सेलर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। इसके भी कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या हैं, इकोनॉमी, यानी कि थोड़ा सस्ता पड़ता है, यहाँ पे मनी लेबर बचता है। लार्ज एरिया मेथड मोर सुटेबल है लार्ज एरियाज़ के लिए, और रिलायबल भी होता है, अनबायस्ड भी होता है। डीमेरिट की बात करें तो ये थोड़ा कम एक्यूरेट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग रॉन्ग डेटा ड्यू टू इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस ऑफ द पीपल फ्रॉम हुम द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, कि जिन लोगों से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, वो ढंग से बता नहीं रहे, लापरवाही कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्यूरेसी की थोड़ी कमी हो सकती है। हार्डवर्क की बात करें तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है फाइंड करना कि, तो डिफ़िकल्ट टास्क है टू फाइंड द पीपल हु मे प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन, तो उन लोगों को खोजना जो एक एक्यूरेट और अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे सीक्रेसी की कमी होती है। इन्फॉर्मेशन इन दिस मेथड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम मैनी पर्सन, सो देयर इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। आपका डाटा सीक्रेट नहीं होता इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप बहुत लोगों से कलेक्ट करते हो। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इस मेथड में इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है अलग अलग लोगों से की जाती है, तो यूनिफॉर्मिटी की भी कमी होती है। थर्ड हमारा मेथड आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज से अगर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस मेथड इज़ यूज व्हेन अ रेगुलर रिसर्च इज इन अ वाइड एरिया, कि अब आपको रिसर्च करनी है वाइड एरिया में, एरिया थोड़ा बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट्स को अलग अलग एरियाज़ में, जो कलेक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे अलग अलग एरियाज़ से इन्वेस्टिगेटर को रेगुलरली। तो दिस मेथड जो है ये यूज़ होता है मेनली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में, जिसमें रिपोर्टर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं, राइट। मेरिट्स की बात करें तो लेस कॉस्टली होता है, ये थोड़ा कम कॉस्टली होता है, क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वाइडर एरिया आप कवर कर पाते हैं, क्विक कलेक्शन हो जाती है। डीमेरिट की बात करें तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि
ज़रूरी नहीं है कि वो खबर इंफॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल हो, यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों से आप कलेक्ट कर रहे हो ना डेटा, तो ज़रूरी नहीं है उसमें ओरिजिनलिटी हो। बायस्ड की बात करें तो ऑब्वियसली बायसनेस होती है, एक्यूरेसी भी कम होती है। उसके बाद हमारा मेथड आता है फोर्थ, जो कि है क्वेश्चनेयर मेथड, जिसका अभी लेसन भी है इसके बाद, मतलब चैप्टर भी है। क्वेश्चनेयर मेथड की बात करें तो इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वेश्चनेयर इज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ पे हम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जिसको हम क्वेश्चनेयर बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटर के द्वारा एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाएगा बाय कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मतलब जिस चीज़ के ऊपर उसको रिसर्च करनी है, क्या उसका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें लिखे जाएंगे। नेसेसरी क्वेश्चंस ही होंगे उसमें। क्वेश्चनेयर जो है वो लोगों को भेजा जाएगा जिनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। A letter is also attached to this questionnaire in which this fact is mentioned that the sent information would be kept secret, मतलब हम एक लेटर भी देंगे उनको साथ में क्वेश्चनेयर के साथ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम आपकी जो है सीक्रेट रखेंगे, ज़रूर किसी को बताएंगे नहीं। तो फाइनली द पर्सन सेंड द क्वेश्चनेयर बैक टू द इन्वेस्टिगेटर आफ्टर फिलिंग द आंसर टू द क्वेश्चन, दैट्स इट। मेरिट्स की बात करें तो वाइड एरिया है, कवर कर पाते हैं आप, क्योंकि आपको जिन लोगों को भेजना है आप उनको डायरेक्ट क्वेश्चनेयर और लेटर साथ में भेज दो, तो वाइडर एरिया कवर हो गया। लेस कॉस्टली है, ओरिजिनल और रिलायबल भी है, क्योंकि आप लोग जो है खुद से वो फिलअप कर रहे हैं क्वेश्चनेयर, इसलिए वो ओरिजिनल है। और डीमेरिट्स इसकी कुछ हैं कि बायस्ड भी हो सकता है, अगर रिस्पोंडेंट बायस्ड हुआ तो डिज़ायर रिजल्ट आप नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। इन इलास्टिक की बात करें तो इसमें जो है इलास्टिसिटी की कमी होती है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, और इफ़ द प्रोवाइडेड आंसर आर इनकम्प्लीट, मान लो इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया, क्वेश्चनेयर भेज दिया और रिस्पोंडेंट ने जो है आधा अधूरा आंसर लिख के भेज दिया। अब इन्वेस्टिगेटर इसमें जो है वापस से उसको नहीं भेज सकता लेटर, या पूछ नहीं सकता कि आपका इसका आंसर क्या है या ये वो, इसलिए इनइलास्टिक बोला गया इसको। लेस एक्यूरेसी की बात करें तो क्वेश्चनेयर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, कभी कभी मतलब ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चनेयर जो है वो केयरफुली प्रिपेयर नहीं किया जाता, और द रॉन्ग आंसर्स जो है वो गिवन होते हैं ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो रिस्पोंडेंट की समझ से बाहर होते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। उस वजह से वो क्या करता है, रिस्पोंडेंट कुछ भी लिख देता है जो उसको जितना समझ में आता है, तो इसीलिए रॉन्ग आंसर भी हो जाता है। तो इसकी वजह से डेटा जो है आपका उसमें लेस एक्यूरेसी होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रिस्पोंडेंट जो है वो कभी कभार प्रॉपर इंटरेस्ट ही नहीं लेते क्वेश्चनेयर में, और वो आंसर इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। पांचवा हमारा मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय न्यूमरेटर्स। तो लाइक क्वेश्चनेयर मेथड हेयर ऑल्सो ए क्वेश्चनेयर, अच्छा इसमें भी क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है। न्यूमरेटर देमसेल्फ विजिट, इसमें बस क्या फ़र्क है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से जाके लोगों को वो क्वेश्चनेयर दिखाता है, मतलब वो जिन लोगों से उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उन लोगों के वहाँ एरिया में वो विजिट करता है और इन्फॉर्मेशन खुद से कलेक्ट करता है। तो दे फिल इन दी शेड्यूल्स बाय द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसमें, और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इन्वेस्टिगेटर को ताकि जो है वो ढंग से डेटा फिल कर पाएँ। और इस मेथड की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है न्यूमरेटर्स पर, यानी कि इन्वेस्टिगेटर्स पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। मेरिट्स की बात करें तो वाइडर एरिया कवर हो पाता है, इससे कर सकते हैं, रिलायबल भी होता है और एक्यूरेसी भी होती है और अनबायस्ड भी होता है। डीमेरिट की बात करें तो एक्सपेंसिव है, क्योंकि खुद से जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा है, और ये वाला मेथड जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट यूज़ करती है। देखा होगा ना आपने, कभी कभार घर पे आपके सर्वे करने के लिए आते हैं, तो वो जनरली इसी का ही एग्जाम्पल है। डिफ़िकल्ट वर्क होता है ऑब्वियसली, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो ये सब इसके क्या है। और अब आता है हमारा एक ऑनलाइन सर्वे, फिर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन सर्वे की बात करें तो ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस एट अ वाइड लेवल, अब क्योंकि सबके पास इंटरनेट सर्विस मौजूद है मॉडर्न टाइम में, तो अब ऑनलाइन सर्वे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर्विस प्रोवाइडर्स हैविंग एक्सपर्टीज़ इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ है डेटा को कलेक्ट करने की,
और अवेलेबल इन द मार्केट हु आर ऑफरिंग द सर्विस और फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन सर्विस किए जाते हैं ना, जैसे कि आप कोई भी साइट चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं आप, यूट्यूब पे भी कभी कभार सर्वे का ऑप्शन आता है कि आपने इनमें से कौन सा ब्रांड यूज़ किया है या आप कौन सा ब्रांड के बारे में आपको पता है, आता है ना। तो कुछ इसी टाइप का ऑनलाइन सर्वे जो है ये कौन कराता है, ये जनरली ना बिजनेसमैन ही कराते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ही कराते हैं अपने जानने के लिए। ये जो पूरा मार्केटिंग वेब है ना, ये पूरा उसी का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो अब एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पे कि मैनी अ टाइम व्हेन अ कंज्यूमर ओपन एन एप्लीकेशन, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर कंज्यूमर एक एप्लीकेशन ओपन करता है, लिंक ओपन करता है, तो एक पॉपअप्स आते हैं उसकी स्क्रीन पर और ही फाइंड हिमसेल्फ अनएबल टू मूव फर्दर, है ना, कि कोई वीडियो ऑन करनी है, आगे आप तभी जा पाओगे जब आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, तो आप फर्दर जब ही जा पाओगे। तो क्या होता है कि कंज्यूमर को देना ही पड़ता है आंसर, कस्टमर को देना ही पड़ता है, उसका वो फॉर्म फिल करना ही पड़ता है। तो द ऑप्शन ऑफ स्किप इज ऑल्सो प्रोवाइड, लेकिन ऑप्शन ऑफ स्किप भी मिलता है, ज़रूरी नहीं है आपको देना है क्वेश्चन, स्किप वाला ऑप्शन आएगा कुछ सेकंड के बाद, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। मेरिट्स की बात करें तो डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट, काफ़ी नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट से आपको एक सिंगल टाइम में डेटा कलेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन में। सम सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग द सर्वे विच द रिस्पॉन्डेंट हेसिटेट टू रिस्पॉन्ड फॉर इन केस ऑफ डायरेक्ट सर्वे। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें डायरेक्ट अगर हम उनसे पूछें तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन सर्वे में वो कर देंगे आंसर्स, क्योंकि उनको हेजिटेशन नहीं होगी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा कैन ऑल्सो बी मेड इन एन ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन सर्वे में डेटा का एनालिसिस होता है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं इस पर्पसेस के लिए। तो ये सारी मेरिट्स थी। डीमेरिट्स की बात करें तो दिस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू ऑफलाइन सर्वे, क्योंकि टेक्निकल प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो ज़्यादा चार्ज करते हैं पैसा। सम टाइम द ऑप्शन ऑफ स्किप प्रोवाइड अंडर दिस मेथड एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी रिस्पॉन्डेंट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हम जानते हैं स्किप का भी ऑप्शन आता है, तो ज़्यादातर रिस्पॉन्डेंट बिना जवाब दिए स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आपको जवाब नहीं मिल पाता। 7th हमारा इंटरनेट आता है प्राइमरी में ही। इंटरनेट में प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर एज वेल एज इंटरनेट कनेक्शन जो है एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हर एक बिजनेस फर्म का। तो अब यूज़ ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हो रहा है बिजनेस रिसर्च फंक्शन में। इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक की आप ऑब्टेन कर सकते हो इंटरनेट से, गूगल से, है ना। मेरिट्स भी हैं इंटरनेट की, लॉट ऑफ डेटा आप बहुत ही कम टाइम में प्राप्त कर सकते हो। डेटा जो भी आप इंटरनेट से प्राप्त करते हो वो रिलायबल माना जाता है, क्योंकि इसके सोर्सेज जो है वो मेंशन होते हैं ऑलरेडी। टेबल डायग्राम इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। रिसर्च मतलब मींस ऑफ इंटरनेट थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करके। डीमेरिट्स की बात करें तो मच डेटा इज़ अवेलेबल, बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है। अब आप किस पे विश्वास करोगे, कौन सा डेटा आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सा डेटा रेलिवेंट नहीं है, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी है, डीमेरिट है। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरनेट से भी। तो ये था हमारा प्राइमरी डेटा का सोर्सेज, ठीक है। अब आते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। फिर हमारा कुल मिला के ये चैप्टर जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा देखिए बहुत ही इजी सा टॉपिक है। पब्लिश्ड होता है और एक अनपब्लिश्ड डेटा होता है। सबसे पहले पब्लिश्ड डेटा की बात करेंगे तो पब्लिश्ड डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इनको पब्लिश करती हैं, हम जानते हैं ना, जैसे कि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गई। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो पब्लिश किए जाते हैं कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा टाइम टू टाइम, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश की जाती है IMF के द्वारा, हम जानते हैं ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी अपनी रिपोर्ट इशू करता है, एनुअल रिपोर्ट। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये सब क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो अपनी रिपोर्ट्स इशू करती हैं। उसके बाद कमेटी रिपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कमेटी, आपने सुना होगा, और स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें, और चेकिंग द अकाउंट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, और लॉट ऑफ डेटा ऑब्टेन किया जाता है इन कमेटीज़ की। ये जो कमेटीज़ होती हैं ये रिपोर्ट निकालती है अपनी, मतलब रिपोर्ट जारी करती हैं जो उससे। तो ये हमारा सेकेंडरी का उदाहरण है। थर्ड, पब्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिसर्च। तो इंडिविजुअल रिसर्चर जो है ऑल्सो पब्लिश द रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं रिसर्च ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। फोर्थ आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती है, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स है ये हमारी सेकेंडरी डेटा का। जनरली जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग
इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल हो गई, लाइक आपकी नेशनल इनकम हो गई, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट पब्लिश करती है ना डेटा, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है आफ्टर सम टाइम। तो एग्जांपल भी गिवन है, पब्लिकेशन ऑफ करेंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट इन आरबीआई, बुलेटिन में हमें ये मिलती है ना फाइनेंशियल रिपोर्ट की जानकारी। सेंसेक्स और निफ्टी की रिपोर्ट कौन देता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, लाइक आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये सारे क्या करते हैं? लिटरेसी, हेल्थ, बर्थ, डेथ, ये सब के डेटा ये पब्लिश करते हैं। जिला परिषद हो गया, म्यूनिसिपल कमेटी हो गई, ये भी डेटा यूज़फुल होता है रिसर्च के लिए। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की बात करें तो ऑब्वियसली द इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस टुडे, ये सारे क्या हैं? ये न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का सोर्सेज हैं, दैट्स इट, पब्लिश्ड हैं ये भी। अनपब्लिश की बात करें तो व्हेन अ पर्सन कलेक्ट डेटा बट दीज आर नॉट पब्लिश्ड, जब एक पर्सन डेटा तो कलेक्ट कर रहा है सेकेंडरी सोर्स से, लेकिन वो पब्लिश नहीं है वो डेटा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि द रिपोर्ट ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिपोर्ट हो गई उनकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की रिपोर्ट हो गई, प्राइवेट रिसर्च कंपनी के द्वारा कोई रिपोर्ट प्रिपेयर की गई, जो कि अनपब्लिश होती हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्वान्टिटेटिव होती हैं और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो एज अ सेकेंडरी डाटा। तो ये थे सेकेंडरी के सोर्सेज। उसके बाद क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन है अगला क्वेश्चन। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इसकी मेरिट और डीमेरिट गिवन है। ऑब्जर्वेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, एक मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें आप क्या करते हो? डेटा कलेक्ट करते हो ऑब्जर्व करके, खुद से जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटर खुद से उस एनवायरनमेंट में जाकर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और डेटा कलेक्ट कर रहा है। डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। इनडायरेक्ट कैसे कर पाओगे? सीसीटीवी कैमरा से देख लो, है ना। डायरेक्ट खुद से अपनी आंखों से, राइट, ये डायरेक्ट में हो गया। ये सारे इजी हैं, आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, वो भी हम स्टडी कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, अगर आप कहेंगे मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो मैं बना दूंगी, वरना मुझे नहीं लगता ये कि आप नहीं कर पाएंगे, या अगर आप बुक से स्टडी करेंगे तो हो जाएगा आपसे मेरे अकॉर्डिंग। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।